स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम डेरिवेशन करते हुए इक्वेशन नंबर 11 तक पहुंच गए थे। इक्वेशन नंबर 11 में हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सपोनेंशियल टर्म की पावर में ये एक ब्रैकेट है r² माइनस s/n होल स्क्वायर रूट टाइम्स t। ओके, इस ब्रैकेट को हमने फर्दर डिस्कस किया था और इसकी बेस पे हमने 3 केसेस को डिस्कस किया था। सो वी हैड डिस्कस्ड दैट इफ r²/4m² is greater than s/n, then this case would be heavy damping and it would be deadbeat system। ठीक है, इस किस्म के केस में क्या होगा कि अगर कोई भी सडन इम्पल्स आएगी it will disturb our mechanical oscillator, but its displacement will go to the maximum, but it will take a long time to return to the again to mean position, again to zero displacement value। ठीक है, और इस किस्म के केस में बिल्कुल भी oscillations पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस हमने डिस्कस किया जो कि क्रिटिकल डैम्प oscillation से रिलेटेड था, in which r²/4m² equals s/n। ठीक है, इस केस को हम क्रिटिकल डैम्पिंग कहते हैं और इसमें क्या होता है कि अगर इफ अ सडन इंपल्स डिस्टर्ब्स आवर सिस्टम देन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू गोज टू द मैक्सिमम एंड देन इट रिटर्न्स टू द मीन पोजीशन इमीडिएटली। सो विद इन नो टाइम द डिस्प्लेसमेंट रिटर्न्स टू द अगेन जीरो पोजीशन। ओके, सो इस किस्म के हम एप्लीकेशन हम ऐसे सिस्टम से देखते हैं जहां पे हम वाइब्रेशन फ्री सिस्टम बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी हम सिस्टम है, हम चाहते हैं कि इट शुड रिमेन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, और अगर कोई भी इंपल्स या कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम को डिस्टर्ब करे तो वो फौरन सिस्टम अगेन उस जो एक्सटर्नल फोर्स को मिनिमाइज करते हुए अगेन इट शुड रीच टू जीरो पोजीशन। ठीक है, तो वहां पे उसकी कंडीशन इस तरह से सेट करेंगे कि वहां पे क्रिटिकल डैम्पिंग का केस हो और अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करे, ठीक है, तो वो अगेन रिटर्न कर जाए अपनी अगेन मीन पोजीशन पे। ओके, थर्ड केस हमने डिस्कस किया था विच वाज एक्चुअली आवर ऑसिलेटरी डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, सो इन विच r²/4m² इज लेस देन s/n। सो ये एक ऐसा केस है जिसमें हमें ऑसिलेटरी बिहेवियर मिलेगा। पहले दोनों केसेस में हमें ऑसिलेशंस नहीं मिलेंगी, जबकि थर्ड केस में हमें ऑसिलेटरी बिहेवियर मिलेगा और इसको हम कहेंगे, इसी केस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस का नाम देंगे क्योंकि केस नंबर 3 में ही हमें ऑसिलेटरी बिहेवियर मिलेगा। तो इसी को हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 11 से आगे हम अब डिस्कस करते हैं। तो ब्रैकेट्स को हम थोड़ा सा फर्दर मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सो ब्रैकेट को मैं एक और फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे। सो ब्रैकेट है मेरे पास, सो इट इज r²/4m² minus s/n and whole power 1/2 plus its square root. Okay, it has plus minus value. Okay, I can take here negative sign common. Okay, I can take a negative sign common. So if I will take a negative sign common, so it would be plus minus, and then I have taken a negative common. So in the bracket I would be left with s/m minus r²/4m² 1/2. So I have taken minus 1 here common. Okay, so the first term would become negative and second term would become positive. So I have changed their position. Okay, यहाँ पे मैं आयोटा को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो मैं इसी टर्म को मैं आगे इस तरह से भी लिख सकता हूँ
So it would be plus minus, and I will introduce here iota. Iota जो आप जानते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, एंड देन इन द ब्रैकेट इट वुड बी s over m minus r square over 4m square and whole square root. ओके, हम जानते हैं कि यहाँ पे वेयर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कि -1 की इक्वल होती है, सो आयोटा वुड बी इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, मैं इस हम इस ब्रैकेट में अगर देखें, ठीक है, इक्वेशन 11 की एक ब्रैकेट है, इसको मैं देख रहा हूँ, तो हम देखेंगे s और m की डायमेंशंस ओमेगा की होती हैं, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हैं, ठीक है, और इसके साथ जो टर्म है वो भी, उसकी भी अगर ये दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो रही हैं या ऐड हो रही हैं, तो इस टर्म की भी डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी की ही होनी चाहिए, ओमेगा की ही होनी चाहिए। इन दोनों को जब डिफरेंस देंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसकी डायमेंशन हमारे पास ओमेगा की ही होंगी, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की डायमेंशन ही होंगी, ठीक है। s और m की डायमेंशन ओमेगा स्क्वायर की है, r स्क्वायर और 4m स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर की होंगी, और फिर ओमेगा स्क्वायर का साथ में ये स्क्वायर रूट भी है, तो ओवरऑल डायमेंशंस ऑफ दिस ब्रैकेट वुड बी ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की ये डायमेंशंस होंगी। तो मैं इसको एक न्यू फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो आई कैन राइट हेयर, यानी इस ब्रैकेट को मैं एक नई फ्रीक्वेंसी से डिनोट कर सकता हूँ। आई कैन राइट ओमेगा प्राइम इक्वल्स s by m माइनस r स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स स्क्वायर रूट, ठीक है। मैंने इस ब्रैकेट को एक नई फ्रीक्वेंसी के तौर पे लिखा है, विच इज ओमेगा प्राइम, और इससे पहले हम जानते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी हमने ओमेगा, हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स s by m square root, okay, so from these two equations we can conclude that omega prime is less than omega, ठीक है। यहां पे हम ओमेगा जानते हैं कि ओमेगा is the frequency of simple ideal simple harmonic case, ठीक है, जैसे कि चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया, आइडियल केस हम डिस्कस कर रहे थे, और वहां पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने s by m स्क्वायर रूट को हमने ओमेगा से डिनोट किया था, ठीक है, और आइडियल केस में हमने डिस्कस किया था कि वहां पे कोई भी डैम्प्ड फोर्सेस नहीं है, वहां पे डैम्प्ड फोर्सेस को हमने नेग्लेक्ट किया था वहां पे। तो इफ डैम्प्ड फोर्सेस आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम डैम्प्ड फोर्सेस को भी कंसीडर कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा सिस्टम एक नई फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, और इस फ्रीक्वेंसी को हमने ओमेगा प्राइम से डिनोट किया है, एंड फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस वी कैन सी दैट ओमेगा प्राइम इज लेस देन ओमेगा, ठीक है। अब देखेंगे s और m से कोई ना कोई टर्म माइनस हो रही है, कोई ना कोई टर्म यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ओमेगा प्राइम विल ऑलवेज बी लेस देन दैट ऑफ ओमेगा, ओके। इस ओमेगा प्राइम को हम अपनी इक्वेशन नंबर 11 में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 11 हमारे पास ये मौजूद थी, इसमें जस्ट मैं इस ब्रैकेट को ओमेगा प्राइम के साथ में रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे -1 कॉमन भी लिया हुआ है, -1 को मैंने आयोटा, -1 स्क्वायर रूट को मैंने आयोटा की इक्वल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को मैं इक्वेशन 11 में रिप्लेस करूंगा, सो आई विल बी लेफ्ट विथ, सो माई इक्वेशन 11 becomes okay, I will get here x equals c1 e to the power minus r t by
2m e to the power plus iota into s by m minus r square by 4m square, and I have square root and it's multiplied by t, and then I have the second term plus c2 e to the power minus r t by 2m, and then I have e to the power minus iota s by m minus r square by 4m square, and its square root, and it's also multiplied by time. Okay, we supposed here that this bracket equals to omega prime, so then I can also write this equation as it would be I will also take e to the power minus rt by 2m common here, so I will be left with minus rt by 2m, and in the bracket it's c1, this one I have taken common, and then e to the power plus iota, this I have considered omega prime, and then I have time, okay, plus c2 e to the power minus iota omega prime t. Okay, so I can label it as equation number 12. Okay, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका बिहेवियर वैसा ही है जैसा कि हमने आइडियल केस में डिस्कस किया था. आइडियल केस हमने कहा था कि उसका बिहेवियर ओसिलेटरी है, साइनोसाइडल बिहेवियर है, तो यहाँ भी इसका बिहेवियर जो है साइनोसाइडल होना चाहिए, ठीक है. और इसको इस सॉल्यूशन शुड बी लाइक x into a sin ओमेगा प्राइम t प्लस 5, ठीक है. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आइडियल केस में कि a sin ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा को हमने अगर ओमेगा प्राइम से रिप्लेस कर दिया तो इट्स सॉल्यूशन शुड बी लाइक दिस, ठीक है. तो हम अब अपने सॉल्यूशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है. इक्वेशन 12 को हम आगे फर्दर आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है. और अच्छा, इस फॉर्म में लिखने के लिए इस इक्वेशन को, ठीक है, मैं सपोज करता हूं यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यूज को मैं यहाँ पे सपोज करूंगा. सो आई सपोज हेयर, सो लेट C1 here equals a over 2 iota e to the power iota 5, and C2 is minus a over 2 iota e to the power minus iota 5. तो C1 और C2 जो कांस्टेंट्स हैं उनकी मैंने यहाँ पे सपोज किया है कि इन कांस्टेंट्स की ये वैल्यू हो सकती है, ठीक है. कंसीडरिंग के इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इट शुड बी लाइक दिस. इफ दिस इक्वेशन हैज ऑसिलेटरी बिहेवियर देन इट्स सॉल्यूशन शुड बी लाइक दिस, ओके. सो इसको देखते हुए मैंने C1 और C2 की वैल्यू को लिखा है, और यहाँ पे मैं a और phi को कैसे फाइंड करूंगा एट टाइम t इक्वल 0 पे. phi मैं जानता हूँ कि फेज कांस्टेंट, और फेज कांस्टेंट जो है हम देखते हैं कि टाइम t इक्वल 0 पे हमारा फेज वेव का फेज क्या है, दैट्स नोन एज फेज कांस्टेंट, ठीक है. एम्पलीट्यूड और phi को आई कैन सी एट वैल्यूज को मैं टाइम t इक्वल 0 पे फाइंड कर सकता हूँ. अच्छा, इनको मैं पुट करूंगा, इंसर्ट करूंगा कि इक्वेशन नंबर 12 में,
So our equation 12 becomes, so equation 12 हमें ये मिल जाएगी. So if I replace these values, then I will get x equals a e to the power minus r t by 2n. Okay, and in the bracket I will be left with e to the power iota omega t plus 5. Okay, and minus e to the power minus iota omega prime t plus 5. Okay, and whole divided by 2 iota. ठीक है. अच्छा, 2 iota से यहाँ पे डिवाइड करने का एक मकसद ये भी था, मैं C1 और C2 की वैल्यूज को जब मैंने सपोज किया ताकि मैं यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकूँ. ठीक है, e टू द पावर iota phi और e टू द पावर ओमेगा प्राइम t. ओके, सो दोनों एक्सपोनेंशियल पावर्स थी, तो इनको मैंने बेस सेम है तो पावर्स को मैंने ऐड किया. ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम आयलर्स थ्योरम यूज कर सकते हैं. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आयलर्स थ्योरम वी नो दैट e टू द पावर iota थीटा इक्वल्स cos थीटा प्लस iota sin theta, and e to the power minus iota theta equals to cos theta minus iota sin theta. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये वही पूरी फॉर्म बन रही है, e to the power iota theta की फॉर्म बन रही है, तो cos theta plus iota sin theta, और यहाँ पे भी जब मैं करूंगा तो ये cos theta minus iota sin theta. ठीक है, तो cos की टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी. ठीक है, एक cos की पॉजिटिव टर्म होगी और एक नेगेटिव होगी, और मेरे पास सिर्फ sin की टर्म बच जाएगी. ठीक है, और साइन की टर्म जब बचेगी तो डेट वुड बी 2 iota sin थीटा, और 2 iota और 2 iota कैंसिल हो जाएंगे. सो आई विल बी लेफ्ट विद द फॉलोइंग सॉल्यूशन. सो आई विल बी लेफ्ट विद x इक्वल्स a e to the power minus r t by 2n sin ओमेगा प्राइम t प्लस 5. ठीक है, एंड आई कैन लेबल इट एज इक्वेशन नंबर 13. सो आवर डिस्प्लेसमेंट will oscillate sinusoidally with a new frequency which is equal to omega prime, and that is equal to s by m minus r square by 4m square square root. Okay. अच्छा, इस इक्वेशन को हम देख सकते हैं इक्वेशन 13 में. ठीक है, बाकी इक्वेशन तो हमारी उसी तरह ही है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5, जिस तरह के आइडियल केस की है. जस्ट a के साथ एक ही एक्सपोनेंशियल टर्म है, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी बाई 2m. इसका मीनिंग ये है कि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस साइनोसाइडल वेव इज मॉडिफाइड बाय दिस एक्सपोनेंशियल टर्म. ठीक है, सो ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे क्या करेगी, हमारे एम्पलीट्यूड को मॉडिफाई करेगी. ठीक है, इट विल एक्ट एज एन envelop over our sinusoidal vibrations and it will modify the amplitude here. ठीक है, तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और सो विद द पैसेज ऑफ टाइम कितना डिक्रीज हुआ उसमें, सो ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे डिटरमिन करेगी. ठीक है, इसी को चीज को बुक आपकी बुक में एक फिगर से शो किया हुआ है. तो ये आपकी बुक में पेज 43 पे एक फिगर है. सो इट्स द डैम्प्ड ऑसिलेटरी मोशन वेयर s by m is greater than r square by 4m square. In other words, we can say r square over 4m square is less than s by m. The amplitude decays with e to the power minus rt by 2m, and the reduced angular frequency is given by omega prime square, which is equal to s by m minus r square over 4m square.
ठीक है, ये डैम्प्ड ऑसिलेटरी बिहेवियर का ये ग्राफ गिवन है, ठीक है। और इसमें हम देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग, एंड हाउ इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीज्ड बाय दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, ठीक है। सो ये एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे एक इन्वेलप के तौर पे काम कर रही है, साइनोसॉइडल बिहेवियर के ऊपर एक इन्वेलप के तौर पे काम कर रही है, और इट इज मॉडिफाइंग आवर एम्पलीट्यूड, ठीक है। और वी कैन आल्सो राइट न्यू टाइम पीरियड हियर, ओके, व्हिच वुड बी टाउ प्राइम टू टाउ प्राइम, ठीक है। हम न्यू टाइम पीरियड यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक देखिए, हम देख सकते हैं कि स्टार्ट में एम्पलीट्यूड ज्यादा है और टाउ प्राइम कंप्लीट होने के बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो चुके हैं।